नोबेल पुरस्कार विजेता और महान भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के स्तर से हल नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। ये बात आज की हमारी चर्चा के लिए आप कह सकते हैं बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि हम भारतीय पूंजीवाद की मौजूदा स्थिति और उसकी सोच के उन पहलुओं पर गौर करने जा रहे हैं जो शायद उसे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने से रोक रहे हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर गहराई से बात करेंगे। सवाल ये कि क्या भारतीय पूंजीवाद यानी हमारे देश का जो निजी उद्योग जगत है, वो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की कसौटी पर क्या वो खरा उतरने के लिए तैयार है? क्या वो भूमिका निभा पा रहा है जिसकी आज भारत को कह सकते सख्त जरूरत है? हाँ, नमस्कार। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हम अक्सर विकास की बात करते हैं, सरकार की भूमिका की बात करते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र का क्या रोल है और वो कितना सक्षम है, इस पर एक क्रिटिकल नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और हमारी ये जो आज की बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। उसका शीर्षक है इंडियन कैपिटलिज्म, अ सेल्फ डिफीटिंग फोर्स। जी, यानी भारतीय पूंजीवाद, एक आत्म पराजयी शक्ति। शीर्षक ये काफी कुछ कहता है और लेख वाकई कुछ बहुत असहज करने वाले लेकिन जरूरी सवाल उठाता है। हाँ, तो इस गहन चर्चा का मकसद यही है कि हम उस लेख में दिए गए तर्कों को, उसके पीछे के सबूतों को समझें। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय पूंजी आज की जो नई वैश्विक व्यवस्था बन रही है, उसकी चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है, इसकी ऐतिहासिक कमजोरियां क्या रही हैं, जैसा लेख बताता है, और आगे की राह वो कैसी नजर आती है। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ लेख के विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि उन आइडियाज को समझना है जो लेख में प्रस्तुत किए गए हैं। सही कहा। और ये विषय देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर मुख्य परीक्षा में इकोनॉमी और गवर्नेंस के जो पेपर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, जीएस पेपर 3 के लिए तो काफी प्रासंगिक है ये। हाँ, ये एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव बनाने में मदद करेगा और साथ ही ये हर उस व्यक्ति के लिए भी रेलेवेंट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है, इसे समझना चाहता है। जी, तो चलिए इस बहस को खोलते हैं। क्या भारतीय पूंजी आज के इस बदले हुए माहौल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस राष्ट्रीय नवीनीकरण, उस नेशनल रिन्यूअल की चुनौती का सामना करने में सक्षम है जिसकी देश को उम्मीद है? या फिर जैसा कि लेख इशारा कर रहा है कि वो खुद ही समस्या का एक हिस्सा बन गई है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और लेख का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है वो यहीं से शुरू होता है। दर्शकों तक देखे, भारत में ये एक आम धारणा रही, एक नैरेटिव रहा, फिर सरकारी नीतियां, लाल फीताशाही, जिसे लाइसेंस राज भी कहा गया। हाँ, वो दौर जब हर चीज के लिए परमिट चाहिए होता था। बिल्कुल। तो ये कहा गया कि इन सब ने भारतीय व्यापार की तरक्की को रोक रखा था। लेकिन ये लेख इस धारणा को पलट देता है और एक उल्टा सवाल पूछता है। क्या पूछता है? वो पूछता है कि भाई, अब जब माहौल बदला है, नीतियां ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली होने का दावा किया जा रहा है, तो क्या भारतीय पूंजीवाद खुद अपनी वो अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए तैयार है? क्या वो सक्षम है? ये वाकई एक बुनियादी सवाल है और लेख इसी पॉइंट पे ध्यान दिलाता है कि देखिए, पिछले करीब एक दशक से प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है, हाँ, वो लगभग स्थिर बना हुआ है, उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये तो आंकड़े भी दिखाते हैं। हाँ, ये तब है जब सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के दावे कर रही है। तो ये जो ठहराव है, ये कहीं ना कहीं भारतीय व्यापार जगत के कॉन्फिडेंस में कमी या शायद रिस्क लेने की अनिच्छा का संकेत देता है। हाँ, और ये एक पहेली की तरह है कि अगर व्यापार करना आसान हुआ, जैसा कहा जा रहा है, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा? लेख इसके दो संभावित कारण बताता है और दोनों ही सच कहूं तो चिंताजनक है। पहला कारण क्या बताया गया है? पहला तो ये कि शायद ज़मीनी हकीकत उतनी बदली नहीं है जितनी रैंकिंग या रिपोर्टों में दिखाई जाती है। हो सकता है कि वो जो नौकरशाही की बाधाएं हैं, पॉलिसी की अनिश्चितता है या दूसरी दिक्कतें वो अभी बनी हुई हों। और शायद बिजनेसमैन खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो खुलकर बोलने से कतराते हों, खासकर आजकल के माहौल में। और दूसरा कारण, जो लेख के मुताबिक शायद ज़्यादा गंभीर है, वो क्या है? वो ये है कि कुछ गिनी चुनी बड़ी कंपनियों को अगर छोड़ दें, तो शायद भारतीय पूंजी में, हमारे बिजनेसेस में, वो वैश्विक स्तर पर compete करने की, नई टेक्नोलॉजी अपनाने की या बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की वो जो मूलभूत क्षमता और महत्वाकांक्षा होती है, वही सीमित है। हाँ, वही सीमित है। अच्छा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दूसरी वजह ज्यादा सही है तो फिर दशकों तक जो राज्य या सरकार को कोसा गया वो एक तरह का बहाना था, अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने का एक आसान तरीका। बिल्कुल। लेख का इशारा इसी तरफ है। अगर कंपनियों में खुद ही वर्ल्ड क्लास बनने की वो भूख या काबिलियत, वो एम्बिशन कम है, तो फिर वो बाहरी बाधाओं का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकती हैं। तो इस नजरिए से देखें तो लेख ये स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि भाई भारतीय पूंजीवाद अपनी मौजूदा चुनौतियों के लिए सिर्फ बाहरी फैक्टर्स को दोष नहीं दे सकता, वो खुद भी समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये काफी, आप कह सकते हैं, कठोर मूल्यांकन है भारतीय बिजनेस का। हाँ, है तो। और इस मूल्यांकन को समझने के लिए शायद हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, जैसा लेख करता भी है। लेख भारतीय पूंजीवाद की जड़ों को देखता है। हाँ, उसकी ओरिजिन्स। और कहता है कि ये काफी हद तक व्यापारिक समुदायों, ट्रेडिंग कम्युनिटीज से उभरा। ये समुदाय लेन देन में, मोल भाव में और आर्बिट्रेज में। आर्बिट्रेज मतलब जैसे अलग अलग बाजारों में कीमतों का जो अंतर होता है उससे फटाफट मुनाफा कमा लेना। तो इन चीजों में तो ये बहुत कुशल थे। हाँ, ट्रेडिशनल स्किल्स थी उनकी। बिल्कुल। लेकिन शायद कुछ नया बनाने में, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने में या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में उतने माहिर नहीं थे। तो क्या ये जो ट्रेडर बनाम बिल्डर वाली मानसिकता है, ये आज भी असर डाल रही है? लेख का तर्क तो यही है। ये जो हिस्टोरिकल पैटर्न है ये महत्वपूर्ण है। देखिए, 1950 और 60 के दशक की जो लाइसेंस राज व्यवस्था थी, उसकी आलोचना अपनी जगह सही है कि उसने कंपटीशन को लिमिट किया। हाँ, वो तो है। लेकिन लेख कहानी का दूसरा पहलू भी लिखाता है। वो मौसम कुमार के एक रिसर्च पेपर का हवाला देता है और बताता है कि कैसे उस दौर के कई बड़े भारतीय पूंजीपतियों ने इस व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया। कैसे? उन्होंने सरकारी बैंकों से सस्ता कर्ज लिया, प्रोटेक्टेड मार्केट का लाभ उठाया, लेकिन इस मदद का इस्तेमाल उन्होंने ग्लोबल लेवल की कंपेटिटिव कंपनियां बनाने में कम किया। उनका फोकस ज्यादातर मुनाफा कमाने और अपना एम्पायर फैलाने पर रहा, न कि टेक्नोलॉजिकल डेप्थ या ग्लोबल रीच हासिल करने पर। यहीं पर वो पूर्वी एशिया वाली तुलना जाती है ना? जैसे दक्षिण कोरिया या ताइवान। लेख कहता है कि वहां भी राज्यों में करप्शन था, सरकारी दखल अंदाजी थी। हाँ, ऐसा नहीं कि वहां सब कुछ परफेक्ट था। नहीं, लेकिन वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने सरकारी मदद से सैमसंग, हुंडई, TSMC जैसी ग्लोबल जायंट कंपनियां खड़ी कर दी। भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या हमारी कंपनियों की महत्वाकांक्षा ही अलग थी? लेख किसी और इशारा करता है। ये तर्क दिया गया है कि शायद बिरला जैसे जो पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, चाहे उन्हें पूरी तरह फ्री मार्केट मिलता या लाइसेंस राज रहता, उनकी जो बेसिक एम्बिशन थी वो शायद ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडर बनने की थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या थी? मौजूदा क्रेडिट सिस्टम का फायदा उठाने, डोमेस्टिक मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रखने, इसी में ज्यादा सहज थे, बजाय इसके कि वो बड़ा रिस्क लेकर ग्लोबल कंपटीशन में उतरें। अब ये एक विवादास्पद बात है, लेकिन सोचने लायक पॉइंट जरूर है। हाँ, ये बात तो है। और हाल के कुछ अर्थशास्त्री हैं, जैसे सिद्धार्थ जॉर्ज और उनके साथी, उनका तर्क भी इससे जुड़ता सा लगता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समस्या शायद ये नहीं है कि सरकारी बैंक किसे कर्ज देते हैं या नहीं देते। असली मुद्दा शायद ये है कि भारत में वाकई ऐसी प्रोडक्टिव और ग्लोबल लेवल की क्षमता वाली फर्में ही ऐतिहासिक रूप से कम रही हैं, जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। मतलब कर्ज लेने लायक मजबूत और महत्वाकांक्षी कंपनियां ही शायद पर्याप्त संख्या में नहीं थीं? हाँ, कुछ ऐसा ही। अच्छा, तो ये डिमांड साइड की प्रॉब्लम हुई, न कि सिर्फ सप्लाई साइड की। अगर वाकई ऐसी फर्में कम हैं जो इनोवेशन और ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस्ड हों, तो सिर्फ सस्ता लोन उपलब्ध कराने से इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? ये पूरी डिबेट को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। चलिए अब जरा 1991 के बाद के दौर पर आते हैं। लिबरलाइजेशन हुआ। उम्मीद थी कि ये भारतीय इकोनॉमी और कैपिटलिज्म के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। नए एंटरप्रेन्योर्स आए, IT जैसे नए सेक्टर भी उभरे। हाँ, माहौल तो बदला था। लेकिन लेख का तर्क फिर चौंकाता है। वो कहता है कि कई मायनों में भारतीय पूंजीवाद शायद इस दौर में मजबूत होने के बजाय कुछ पहलुओं में कमजोर हुआ है। ये कैसे हो सकता है? इसका मुख्य आधार है कैपिटल का बढ़ता हुआ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पूंजी का केंद्रीकरण। हम देख रहे हैं कि कुछ गिने चुने बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स, खासकर अंबानी और अडानी ग्रुप्स का दबदबा इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये तो दिखता है। अब ये सही है कि इन ग्रुप्स की जो बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की क्षमता है, जिसे एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कहते हैं, वो प्रभावशाली है।
उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया भी है। लेकिन लेख आगाह करता है कि इस तरह के कंसंट्रेशन से कंपटीशन पर नेगेटिव असर पड़ रहा है। जो छोटे और मझोले उद्योग हैं वो हाशिए पर जा रहे हैं। और इसका एक और पहलू है शायद जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी। जब देश की इकोनॉमी कुछ ही बड़े ग्रुप्स पर इतनी निर्भर हो जाती है तो क्या ये देश के लिए एक रिस्क नहीं बन जाता, खासकर आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में? निश्चित रूप से लेख इसी रिस्क की ओर इशारा करता है और एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाता है कि अगर ये ग्रुप्स, जिन्हें कभी-कभी नेशनल चैंपियंस कहा जाता है, हाँ, ये टर्म आजकल काफी चलता है, अगर ये भारत को टेक्नोलॉजी या इनोवेशन में दुनिया में आगे ले जा रहे होते, जैसा कि कोरिया में चेबोल्स ने किया, तो शायद इस मोनोपोली या डोमिनेंस को राष्ट्रीय हित में जस्टिफाई किया जा सकता था। पर लेख के अनुसार ऐसा साफ तौर पर होता दिख नहीं रहा है। मतलब ज्यादातर ध्यान मौजूदा बिजनेस को एक्सपैंड करने या दूसरी कंपनियों को अक्वायर करने पर है, न कि फंडामेंटल रिसर्च या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने पर। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो लेख कहता है वो ये है कि भारतीय व्यापार जगत के भीतर से ही इस बढ़ते हुए एकाधिकार या मोनोपोली के खिलाफ कोई मजबूत सैद्धांतिक पूंजीवादी आलोचना भी नहीं उभरी है। ऐसा क्यों? क्या कंपटीशन की भावना ही खत्म हो गई है? ये बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है। लेख का कहना है कि भारतीय बिजनेस कम्युनिटी ने इस तरह के डोमिनेंस को लगभग स्वीकार कर लिया है, भले ही ये दूसरों की कीमत पर क्यों न स्थापित हुआ हो। ऐसा लगता है जैसे मूक सहमति बन गई है कि कुछ बड़े खिलाड़ी ही आगे बढ़ेंगे और पूंजीवाद का जो मूल सिद्धांत है, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वो कहीं पीछे छूट गया है। ये स्थिति लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि ये इनोवेशन को रोकती है और इनएफिशिएंसी को बढ़ावा दे सकती है। ये वाकई चिंताजनक तस्वीर उभर रही है। अब जरा फाइनेंस की संस्कृति की बात करते हैं, जो किसी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम की रीढ़ होती है। लेख कहता है कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो बैंक्स हों या वेंचर कैपिटलिस्ट, हाँ, जो पैसा लगाते हैं, उनमें ऐसी कंपनियों को पहचानने और सपोर्ट करने की महत्वाकांक्षा और क्षमता कम दिखती है जो वाकई भारत या दुनिया के लिए कुछ नया, कुछ वर्ल्ड क्लास बना सकें। तो उनका सारा जोर कहाँ रहता है फिर? लेख के अनुसार जोर ज्यादातर रहता है आर्बिट्रेज पर, यानी वो तुरंत लाभ कमाने पर, हाँ, जल्दी पैसा बनाना, या फिर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पर, या सीधे सीधे कहें तो सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन पर। मतलब जल्दी पैसा कैसे बने, भले ही उससे रियल प्रोडक्शन या इनोवेशन में कोई बढ़ोतरी ना हो। तो इससे बाहर से देखने पर तो लगता होगा कि बड़ा डायनामिक है सब कुछ, शेयर बाजार की चमक दमक, बड़ी बड़ी डील्स की खबरें। बिल्कुल, मीडिया कवरेज भी अक्सर इसी चमक पर फोकस रहती है और इसीलिए भारतीय पूंजीवाद बहुत गतिशील, वाइब्रेंट लग सकता है। लेकिन असलियत क्या है? लेख इसे क्या कहता है? लेख इसे कहता है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब मतलब एक फुस्सी बम, एक ऐसा पटाखा जो शोर तो बहुत करे पर असर कुछ न हो। कहने का मतलब है कि सतह पर बहुत हलचल दिखती है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर रियल इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल ताकत के मामले में भारतीय पूंजीवाद उतना प्रभावशाली नहीं बन पाया है जितना उसकी क्षमता या आकार को देखते हुए होना चाहिए था। इसके साथ ही लेख कुछ कल्चरल पहलुओं पर भी उंगली उठाता है, जैसे ह्यूमन कैपिटल और लेबर को लेकर भारतीय कंपनियों का रवैया। अक्सर हम सुनते हैं, इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि स्किल्ड लोग नहीं मिलते। हाँ, ये शिकायत तो आम है। लेकिन लेख इस पर क्या कहता है? एक लेख एक तीखी टिप्पणी करता है। वो कहता है कि भारतीय व्यापार जगत ने ऐतिहासिक रूप से ह्यूमन कैपिटल बनाने में, यानी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, R&D में पर्याप्त इन्वेस्ट करने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। अच्छा। हाँ, अमेरिका जैसे देशों में बड़ी कंपनियों ने यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स को बनाने और सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हें पता था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये जरूरी है। भारत में लेख के अनुसार ज्यादातर कंपनियां इस मामले में फ्री राइड लेना चाहती हैं। फ्री राइड मतलब सरकार या समाज जो टैलेंट तैयार कर रहा है उसका इस्तेमाल तो करना है, पर उसे बनाने में खुद इन्वेस्ट करने से बचना है। और लेबर यानी मजदूरों को लेकर रवैया कैसा बताया गया है? उसे भी काफी निराशाजनक बताया गया है। लेख तर्क देता है कि पिछले कुछ दशकों में मजदूरों की जो बार्गेनिंग पावर है, मोल भाव करने की शक्ति, वो काफी कमजोर हुई है। हाँ, लेबर रिफॉर्म्स की बात भी होती है। जी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को सम्मान के साथ मैनेज करना, उनके स्किल्स को बढ़ाकर प्रोडक्टिविटी में सुधार लाना
ये सब नहीं सीख पाई हैं। इसका कोई उदाहरण दिया है इस लेख में? हाँ, लेख भारत में कंस्ट्रक्शन वर्क की अक्सर खराब क्वालिटी का उदाहरण देता है और उसे सीधे तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की उपेक्षा, उनकी खराब ट्रेनिंग और असुरक्षित वर्किंग कंडीशन से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक ह्यूमन इशू नहीं है? नहीं, ये सिर्फ मानवीय मुद्दा नहीं है, ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी का भी मुद्दा है। खराब क्वालिटी अंततः देश की इमेज और कम्पिटिटिवनेस दोनों को नुकसान पहुंचाती है। ये उपेक्षा तो हर स्तर पर दिखती है। अब आते हैं भारत से बाहर होने वाले निवेश पर, जिसे आउटबाउंड एफडीआई कहते हैं। लेख इसे भी भारतीय पूंजी के कॉन्फिडेंस की कमी के एक और सबूत के तौर पर देखता है। ऐसा क्यों? लेख का तर्क है कि भारत से बाहर जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, खासकर जब भारतीय कंपनियां विदेशी ब्रांड खरीदती हैं, जैसे रिलायंस ने हैमलीज खरीदा या आदित्य बिरला ग्रुप पीटर इंग्लैंड जैसे ब्रांड लाया। हाँ, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये अक्सर ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित कम होता है, बल्कि ये भारत के ही खिलाफ एक हेज, एक बचाव या एक सुरक्षा कवच जैसा ज्यादा होता है। इसका एक मकसद ये दिखाना भी होता है कि विदेशी लेबल शायद भारतीय से ज्यादा भरोसेमंद या प्रतिष्ठित है। तो इससे देश को क्या फायदा होता है? क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आती है देश में? लेख के अनुसार बहुत कम। इस तरह के अधिग्रहणों से देश में कोई खास टेक्नोलॉजिकल स्पिलओवर यानी तकनीक या जानकारी का फैलाव नहीं होता, जिससे घरेलू उद्योगों को भी फायदा मिले। कोई अपवाद नहीं है? कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर में या ऑटो पार्ट्स में, जहां भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल लेवल पर क्षमता दिखाई है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो लेख भारतीय पूंजीवाद में एक तरह की हार मानने वाली संस्कृति, एक कल्चर ऑफ डिफीटिज्म या सीमित महत्वाकांक्षा का पैटर्न दिखता है। ये कल्चर ऑफ डिफीटिज्म वाली बात काफी चुभने वाली है। इसी संदर्भ में लेख व्यापार जगत द्वारा पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद की आलोचना पर भी सवाल उठाता है। अक्सर इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि सरकार की मुफ्त योजनाओं से इकोनॉमी को नुकसान होता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट तो अक्सर सुनने को मिलता है। लेख इस पर क्या कहता है? लेख एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना करता है। वो कहता है कि हाँ, लोक लुभावन योजनाओं की अपनी कॉस्ट होती है, लेकिन शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा इकोनॉमिक नुकसान कैपिटल के मिस एलोकेशन से होता है। कैपिटल का मिस एलोकेशन मतलब जब पैसा ऐसी परियोजनाओं या सेक्टर्स में लगाया जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं है, या जहां जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी पहले से मौजूद है, या जहां सिर्फ कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। लेख का इशारा है कि भारतीय पूंजीवाद खुद इस तरह के गलत आवंटन के लिए जिम्मेदार रहा है। तो उसकी पॉपुलिज्म की आलोचना खोखली लगती है। हाँ, लेख का तर्क यही है कि जब आप खुद कैपिटल को सही जगह नहीं लगा रहे तो दूसरों पर उंगली उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अंत में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा, मीडिया के साथ भारतीय व्यापार जगत का रिश्ता। आजकल मीडिया ओनरशिप को लेकर काफी बहस होती है। लेख इस पर क्या कहता है? लेख इस पर बहुत गंभीर टिप्पणी करता है। ये मानता है कि मीडिया के एक बड़े हिस्से पर अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बड़े बिजनेस हाउसेस का कंट्रोल है। ये तो फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इस कंट्रोल का इस्तेमाल किस लिए किया है? क्या इसका उपयोग लॉन्ग टर्म कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी एक हेल्दी माहौल बनाने जैसे नियमों की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर देने, पॉलिसीज़ पर ईमानदार और गहरी डिबेट को बढ़ावा देने या कंपटीशन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है? और लेख का जवाब क्या है? लेख का जवाब है नहीं। वो कहता है कि इसके बजाय ज़्यादातर बिजनेस ओन्ड मीडिया अक्सर फेक नेशनलिज्म, कम्युनल पोलराइजेशन या सरकार की आलोचना को दबाने का एक जरिया बन गया है। तो ये किसके हित में है? ये रवैया भले ही कुछ कॉरपोरेट ग्रुप्स या रूलिंग पार्टी के शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधता हो, लेकिन लेख के अनुसार ये भारतीय पूंजीवाद के लॉन्ग टर्म हितों के लिए बेहद हानिकारक है। कैसे? क्योंकि ये एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी और सम्मानित पूंजीवाद के विचार पर सार्थक पब्लिक डिबेट की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर अंत में इस पूरे विश्लेषण को देखें जो लेख प्रस्तुत करता है, तो एक बहुत ही तीखी विडंबना, एक आयरनी उभरकर सामने आती है। बिल्कुल, विडंबना ये है कि दशकों तक भारतीय व्यापार जगत अपनी कथित नाकामी या धीमी प्रगति के लिए राज्य यानी सरकार और उसकी पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहराता रहा। लगातार ये मांग की गई कि सरकार पीछे हटे, व्यापार को आजादी दे। और आज जब लेख के अनुसार राज्य पहले से कहीं ज्यादा बिजनेस समर्थक और मददगार नजर आ रहा है, कई सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वही भारतीय पूंजी कुछ अपवादों को छोड़कर खुद रिस्क लेने, लीडरशिप दिखाने, इनोवेशन करने या ग्लोबल एम्बिशन दिखाने में आत्मविश्वास की कमी दर्शा रही है।
लेख का अंतिम वाक्य क्या कहता है? आपने कहा था काफी मार्मिक है। हाँ, लेख का निष्कर्ष है कि नई वैश्विक व्यवस्था में सफल होने के लिए राज्य और पूंजी को मिलकर एक पार्टनरशिप में काम करना होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जब जरूरत सबसे ज्यादा है, तब भारतीय पूंजी इस साझेदारी के लिए तैयार या इच्छुक नजर नहीं आती। वो मिसिंग इन एक्शन है, यानी नदारद दिखती है। और फिर लेख उस पुरानी कहावत का जिक्र करता है कि लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जिसके वे हकदार होते हैं, और कहता है कि शायद यही बात भारतीय पूंजी पर भी लागू होती है। उसे वैसी ही सरकार मिल रही है जिसकी वो अपनी सोच और कर्मों से हकदार है। ओह, ये तो वाकई बहुत कठोर लेकिन सोचने पे मजबूर करने वाला निष्कर्ष है। तो ये थे इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस लेख के कुछ मुख्य तर्क और विश्लेषण। जैसा हमने देखा, ये भारतीय पूंजीवाद की वर्तमान स्थिति और उसकी चुनौतियों पर एक गंभीर, आलोचनात्मक और शायद कुछ हद तक निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। और जैसा आपने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये इकोनॉमी, गवर्नेंस और भारत के डेवलपमेंट पाथ से जुड़े मुद्दों पर एक मल्टी डिमेंशनल पर्सपेक्टिव बनाने में जरूर सहायक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा हम सभी के लिए, सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि अगर भारतीय पूंजी वास्तव में वो ग्लोबल एम्बिशन, वो रिस्क लेने की क्षमता और इनोवेशन पर फोकस नहीं करती, तो सिर्फ सरकारी प्रयासों के बल पर आत्मनिर्भर भारत या एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, वो कैसे हासिल हो सकता है? इस खाई को पाटने के लिए प्राइवेट सेक्टर को, खासकर बड़े पूंजीपतियों और उद्योग घरानों को अपनी मानसिकता में, अपनी प्रायोरिटीज में और अपनी कार्यशैली में किस तरह के बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत होगी? ये सवाल भविष्य की दिशा तय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो अगर आपको आज की ये गहरी चर्चा उपयोगी और विचारोत्तेजक लगे, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख के विश्लेषण पर आधारित थी। हमारा उद्देश्य उसके तर्कों को समझना और आप तक पहुंचाना था। इस विषय पर आपके अपने क्या विचार हैं? क्या आप लेख के तर्कों से सहमत हैं या असहमत? या शायद कोई और पहलू है जो आपको लगता है छूट गया? हाँ, तो नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।